तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि सिविल सर्विसेज हो या बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं और इसके अलावा जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का क्या रोल है आप सब जानते होंगे। हम लोगों ने दो बुक का नाम सुना है, एक है विपिन चंद्रा और एक स्पेक्ट्रम की बुक। ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक हो या फिर विपिन चंद्रा की बुक हो, आधुनिक भारत का इतिहास जो है वो दोनों में बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। दोनों बुक को आप एक बार पलटिएगा तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखेगा। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा हटकर है, लेकिन आज जो हम लोग चालू करने जा रहे हैं विपिन चंद्रा की आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप सबको पता है कि पीटी में भी और मेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि क्वेश्चन अक्सर जो है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री से आता ही है। ठीक है, तो हिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं। तो ये वो इंपॉर्टेंट चेंज जो आए थे उसमें क्या हुआ था कि मेनली जो चेंजेस था वो मेन चेंज हुआ था ये औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक है, तो हम लोगों को वहीं से मॉडर्न इंडिया पढ़ना है, लेकिन उससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे कि पास्ट की चीज़ों को भी रिलेट करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे बुक को। इससे पहले हम आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो पसंद आने पर इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे भूमिका में जिस बातों को मेंशन किया गया है, हम लोग सबसे पहले उसमें फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक सबसे फर्स्ट पैराग्राफ को हम लोग यहाँ पे पहले कवर करेंगे। इसमें लिखा क्या है देखिए। सबसे पहले यहाँ पर जिक्र हो रहा है मुगल का। मुगल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं। तो इन सब से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने वो तो सुना ही होगा कि भारत पे बहुत सी डायनेस्टी ने यहाँ पर रूल किया था, बहुत सारे लोग थे, उनका साम्राज्य यहाँ पर रहा था, बहुत सारे लोगों ने शासन किया था। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी रहा था उसमें मुग़ल के बारे में हम लोग जानते हैं। उनका जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य था काफ़ी बृहद था और बहुत दूर तक फैला हुआ था, और उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे राजा थे जो हुए थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि मुग़ल काल की जो शुरुआत है वो 1526 ईस्वी से मानी जाती है और ये बाबर के शासनकाल से शुरू होती है। बाबर यहाँ पर जब इन्वेड किए थे, जब बाबर ने चढ़ाई की थी यहाँ पे, तो वहीं से मुग़ल काल की शुरुआत होती है और रफली इसको माना जाता है 1857 तक। ठीक है, इसके बाद अंग्रेज जो है वो एक्टिव हो गए थे इंडिया में। भारत में अंग्रेज़ों का शासन उस समय से काबिज हो गया। तो ओवरऑल में हम लोग देखते हैं कि 1526 से लेकर यहाँ से तो बाबर ने शुरुआत की थी, उसके बाद 1526 के 30 साल बाद 1526 के 30 साल बाद 1556 में जब अकबर ने पद ग्रहण किया था, मतलब जब सम्राट अकबर आए थे अपनी गद्दी पे, तो वहाँ से ये शासन जो था बहुत अच्छा हो चुका था। इसमें इतना सुधार हो चुका था कि ये उल्लेखनीय है, ये मेंस में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से जो पीरियड स्ट्रेच होता है वो चलता है 1707 तक। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, वहाँ तक मुग़ल काल जो है काफ़ी अच्छा था। लेकिन याद रखिएगा कि मुग़ल काल उसके बाद कमज़ोर होना शुरू हो गया था। हालांकि इसका पतन जो है औरंगजेब के शासनकाल से ही शुरू हो गया था। इस बुक में भूमिका में हम लोग उसी को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, यानी आप आसानी से समझ सकते हैं कि 1526 में बाबर का शासनकाल शुरू हुआ, उसके बाद शासन जब व्यवस्था लागू हो गई थी तो उसके बाद अकबर का शासनकाल जो रहा 1556 से, जब उन्होंने पद ग्रहण किया था, वहाँ से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक मुगलों का वर्चस्व था। ठीक है, और उसके बाद औरंगजेब के पहले पुत्र जिनका नाम है बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के पहले पुत्र बहादुर शाह प्रथम जो गद्दी पे बैठे थे, ध्यान से देखिएगा, बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद। तो वहाँ से क्या हुआ था, वहाँ से शासन जो है छीन होना शुरू हो चुका था और फिर ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया था। ठीक है, यहाँ तक की बातें तो हम लोग समझ सकते हैं आराम से। शुरुआत कहाँ से होती है, तो मुग़लों से शुरू होती है। तो ये थी जानकारी मुग़ल के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों, अगर हम लोग सीक्वेंस में देखें तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं। हम लोगों ने वो शॉर्टकट देखा है जो हमें याद रखने में इनके नाम को मदद करता है, BHAJSA। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक बार और B लिख लेते हैं, इसको सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से इसका मतलब बाबर ने शुरुआत की थी मुग़ल काल की और ये 1526 से शुरू हुआ था। उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, फिर जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, फिर औरंगजेब। यहाँ तक शासन जो है काफ़ी प्रभावी रहा। और इसके बाद क्या हुआ कि उनके प्रथम पुत्र बहादुर शाह प्रथम
औरंगजेब के पहले पुत्र बहादुर शाह प्रथम के समय मुगल काल का पतन बहुत ज़बरदस्त तरीके से होना शुरू हो चुका था और इसके बाद सत्ता जो है वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथों में आ चुकी थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। मुगल जैसे महान और शक्तिशाली साम्राज्य के क्षय और पतन के पीछे एक नहीं बल्कि बहुत कारण होते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि कई शक्तियाँ होती हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत औरंगजेब के सख्त शासन काल में ही हो गई थी। जैसा हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि किसी भी चीज़ के पतन का बहुत सारा कारण होता है। इसका मतलब सिंपल है, या आपकी शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है या फिर आपकी विस्तारवाद की नीति जो है उसका एक सही से मूल्यांकन नहीं हो पाया है। आप या फिर यही कह सकते हैं कि आप लोगों की पहचान नहीं कर पाए और आपने अपनी नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही कुछ हुआ था औरंगजेब के साथ। ठीक है, चलिए हम लोग उसको पहले पढ़ते हैं। औरंगजेब को विशाल साम्राज्य विरासत में मिला था। उसने क्या किया कि साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ भौगोलिक सीमाओं तक फैलाने की नीति अपनाई। उसने क्या किया कि साम्राज्य को, अपने पूरे साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को दक्षिण की दूरस्थ भौगोलिक सीमाएं तक फैलाने की नीति अपनाई। देखिए, औरंगजेब इतना महत्वाकांक्षी था कि वो क्या करता था कि वो विस्तारवाद की नीति जो है पहले ये नहीं देखता था कि कौन से राजा किस क्षेत्र में कितने ज़्यादा प्रभावी हैं। वो बस जानता था कि हमें उसको डोमिनेट कर लेना है, हमें उस पर शासन चलाना है। उसकी कोई पहले से कोई प्रायर नीति नहीं होती थी कि हाँ इसके तहत इसको जीता जाए, इससे युद्ध किया जाए, तो पहले इन बातों का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ नहीं था। वो कहते हैं ना कि शक्तिशाली होते हुए भी अगर आपके पास सही क्षेत्र रक्षण नहीं है, आपके पास सही रणनीति नहीं है, तो आपका कोई भी काम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। एकदम सेम हुआ था औरंगजेब के साथ। हुआ क्या था कि औरंगजेब जब अपने शासनकाल में अपने पूरे साम्राज्य को फैलाने की जो इच्छा रखते थे, उसने क्या किया कि जितनी भी भौगोलिक सीमाएं थी उसको तोड़कर और आसपास के जितने राजा थे, महाराजा थे, उनको खुद में मिलाने की कोशिश करते। तो देखिए हुआ क्या था कि औरंगजेब को ये जो पूरा का पूरा विरासत में मिला, ये पूरा का पूरा मुगल सल्तनत जो है, मुगल साम्राज्य जो है वो विरासत में मिला था। उसने क्या किया कि इसको फैलाने का जो इसका जो ये था, उसको फैलाने की इसकी जो मंशा थी, वो क्या हुआ कि इसमें उसको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर क्या था कि उससे पहले ये गेस करना था कि हमारी स्थिति कैसी है। क्या हुआ कि उसने जब ऐसी नीति अपनाई थी, विस्तारवाद की नीति जो अपनाई थी, तो उसमें उसे बहुत सारे जन धन की हानि उठानी पड़ी। मतलब जो उसका खजाना था, राजशाही खजाना, वो तो खाली हो ही गया था, प्लस उसके बहुत से सैनिक भी मारे गए थे। इसमें क्या हुआ कि जनधन की हानि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हुई और ये उसके लिए भारी पड़ गई। ठीक है, जनधन की हानि जो है उसके लिए भारी पड़ गई। दरअसल देश की संचार व्यवस्था और आर्थिक व राजनीतिक संरचना सभी क्षेत्रों के लिए एक केंद्रीकृत स्थायी प्रशासन देने के लायक नहीं थी। सिंपल यही था कि आप बोल सकते हैं कि भारत की स्थिति उस समय, औरंगजेब के समय, ऐसी नहीं थी कि पूरे भारत को, समूचे भारत को एक ही सूत्र में बांधकर आप राज्य कर सकें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था कि पूरे भारत को सेंट्रलाइज करके आप उस पर रूल कर सकें। इस तरह का वहाँ पर ना तो कोई संचार माध्यम था, ना तो हमारी राजनीतिक संरचना ऐसी थी, मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी ऐसा नहीं था, प्लस इकोनॉमी से भी हम लोग तैयार नहीं थे। भारतीय स्थिति उस समय हम लोग नहीं थे, मतलब हम लोग कहने का मतलब है कि मुगल, वहाँ पे मुगल जो थे वो लोग तैयार नहीं थे इस बात के लिए। ठीक है, बट औरंगजेब का एक मकसद था और वो मकसद ये था कि केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता के तहत हम लेकर आएंगे पूरी कंट्री को। ठीक है, यानी सिंपली हम पूरे देश को क्या करेंगे, एक सूत्र में बांध देंगे, मगर अपने तरीके से। ये उसकी जो नीति थी, दमन की नीति, ये बहुत उसके लिए क्या हुई, नुकसानदायक साबित हो चुकी थी। उसका मकसद था कि देखिए, इसका मतलब सिंपल है कि देखिए, इस बात के लिए औरंगजेब के अपने सिद्धांत थे, औरंगजेब के अपने सिद्धांत थे। लेकिन देखिए, उसका जो सैद्धांतिक तौर पर उसका भले ही ये उचित रहा हो, लेकिन व्यवहार में लाना इतना आसान नहीं था। मतलब भारत को एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अंदर लाना आसान नहीं था। इस बात से औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा अनजान थे। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि उसकी कोई ऐसी रणनीति नहीं थी जिस पर अमल करके पूरी तरह से अपना साम्राज्य यानी मुगल साम्राज्य को दूर तक फैलाया जा सके। वो बस एक ही चीज़ जानते थे कि चलो हम क्या करते हैं कि एक बार चढ़ाई कर देते हैं और राजा को अपनी तरफ झुका लेते हैं। अपनी शक्ति के बल पर वो किसी को भी चाहते थे कि हम उसका दमन करके अपने सत्ता में उसको मिला लें। तो औरंगजेब जो है राज्य सत्ता के मामले में पहले से ही विफल थे। औरंगजेब राज्य सत्ता के मामले में पहले से, यानी उनको उतना आइडिया नहीं था डायनेस्टी को चलाने का, उतना आइडिया नहीं था कि कैसे जो पूरा का पूरा उनका एरिया है उसको कवर किया जा सके। सिंपल क्या हुआ कि उस समय वह मराठों की क्षेत्रीय स्वायत्ता की मांग मानने को तैयार नहीं थे। मतलब हम यह कह सकते हैं कि मराठों की क्षेत्रीय स्वायत्ता का मतलब होता है
कि मराठा जिस रीजन में रहना चाहते थे, अब मुग़ल बोलते थे कि नहीं, ये रीजन भी जो है हम अपने अंडर में रखेंगे। तो यहाँ से बात जो हुई क्या हुई, थोड़ी सी स्थिति टकराव की और अलगाव की होनी शुरू हो चुकी थी। तो औरंगजेब इस बात को समझ नहीं पाए कि शिवाजी और दूसरे मराठा सरदारों का दमन आसानी से नहीं किया जा सकता था। चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं मराठाओं के बारे में। देखिए, मराठाओं के बारे में जहाँ तक बात चलती है तो हम लोग सबको पता है कि मराठाओं का जो शासनकाल है वो 1645 से 1818 तक है ना। मराठाओं का शासनकाल भारत से कब तक है, तो 1645 से 1818 तक। आपको पता है, हम सबको पता है कि मराठा जो है, मराठा साम्राज्य की नींव शिवाजी ने रखी थी। मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी, शिवाजी ने रखी थी। तो इसी मराठाओं की बात हो रही है कि इस समय आसानी से उनका दमन नहीं किया जा सकता था, मगर ये बात औरंगजेब ने माननी ही नहीं चाहिए। वो सोचते थे कि हम अपनी नीतियों से सभी का दमन कर लेंगे और आसानी से सत्ता को हासिल कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक समझदारी की बात जो है अकबर ने पहले ही की थी। अकबर ने राजपूत राजाओं और प्रधानों के साथ गठबंधन बनाया था, यानी उनके साथ उनका जो कॉलिशन था उसमें एक बात साबित थी, उन्हें पता था कि आसानी से इसका दमन नहीं किया जा सकता। इन लोगों की जो अपनी नीति है, इन लोगों का अपना साम्राज्य है, तो इनके बहुत सारे जो हैं क्राइटेरियाज हैं और इनके बहुत सारी नीतियां हैं जिसको आप डायरेक्टली दबा नहीं सकते। ठीक है, इस समय अकबर ने क्या किया कि राजपूत राजाओं और प्रधानों के साथ गठबंधन कर लिया था, ताकि राज्य में जितने भी लोग हैं मराठा और राजपूत, उनके साथ वो तालमेल मिलाकर आसानी से अपनी सत्ता को चला सकें। लेकिन लोगों से, जितने भी बड़े बड़े जो बुद्धिजीवी थे, उनको औरंगजेब से यही उम्मीद थी कि वो भी जो है वो मराठाओं को मनाने की कोशिश करें, मतलब उनको अपने खिलाफ ना होने दें। लेकिन औरंगजेब ने ठीक उसके उल्टे उसको दमन करने की नीति अपनाई। मतलब मराठाओं के खिलाफ एक बिना मतलब का युद्ध जो है उसने कई दिनों तक छेड़ दिया और कई वर्षों तक यह युद्ध जो है चलता रहा। इसमें हुआ क्या, औरंगजेब को कुछ हासिल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके साम्राज्य में क्या हुआ कि संसाधनों की काफ़ी बर्बादी हुई। अब संसाधन मतलब रिसोर्सेज, हम सबको पता है कि घोड़े, सैनिक, राज्य, जमीन, धन दौलत, सब चीज़ों की बर्बादी हुई। वहाँ पे बहुत सारे व्यापार और उद्योग थे, वो भी तबाह हो चुके थे। लगभग आप देखिए तो 25 से भी ज़्यादा वर्षों तक उत्तर में औरंगजेब जो है वो इन्वॉल्व थे और साउथ में चाहते थे कि वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार कर लें। ठीक है, तो ये क्या था कि एक और भी कारण था कि ये साउथ में लगे हुए थे मराठाओं के साथ और यहाँ पे उनकी नीति जो थी कारगर नहीं हो रही थी। तो पहला था कि उत्तर में उनकी गैर मौजूदगी और जो वो मराठा को दबाने की कोशिश कर रहे थे, ये बात सब तरफ फैल चुकी थी। इस प्रकार उनके प्रशासन की विफलता जो है सबके सामने आनी शुरू हो चुकी थी और इससे साम्राज्य और उसकी सेना की प्रतिष्ठा क्या हुई, धूमिल हो गई। कौन से साम्राज्य की, मुगल साम्राज्य की। ध्यान से देखना है हम लोगों को कि मुगल साम्राज्य की। ठीक है, महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिमी सीमाओं की उपेक्षा हुई और प्रांतीय व स्थानीय अधिकारियों को केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करने व आज़ादी का सपना देखने का मौका मिला। मतलब जो लोग इस फिराक में थे कि कैसे ही हम लोग औरंगजेब को नीचा दिखा दें और उनका जो केंद्रीकरण है हम उसको सिरे से नकार दें और अपने स्थानीय अधिकारी जितने भी थे वो अपने प्रांतीय शासन व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, केंद्रीय सत्ता की अवहेलना करने का उनको एक मौका मिल चुका था। अब सिंपल हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सपना उन लोग देखे थे, इसके बाद 18वीं सदी में उत्तर में मराठा राज्य के विस्तार से केंद्रीय सत्ता और भी कमज़ोर होनी शुरू हो चुकी थी। ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या हुआ कि उत्तर में, यानी भारत के उत्तर में, अगर आप ध्यान से देखें, भारत के उत्तर में मराठा जो है, औरंगजेब तो उन पे काबू पा नहीं सके। उत्तर में मराठा राज्य जो है वो भले ही उनका विस्तार होना शुरू हो चुका था और इस समय जो केंद्रीय सत्ता थी और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। कुछ राजपूतों के साथ औरंगजेब की लड़ाई का भी मुगल साम्राज्य पर बहुत उल्टा असर पड़ा और राजपूत राजाओं के साथ गठजोड़ और इसके कारण मिला सैन्य समर्थन अतीत में मुगलों की ताकत का बहुत बड़ा आधार रहा था। देखिए यहाँ से जो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं पेनल्टी, क्या इसको बोल सकते हैं, पेनाल्टी भरना पड़ा। दैट्स मीन कि जो मुगल थे साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली, इसका मतलब कि मुगल साम्राज्य के सबसे प्रभावी जो शासक चल रहे थे उस समय, जिनको हम लोग औरंगजेब बोल रहे हैं, उनका जो ये पूरा का पूरा जो सपना था वो तो टूट चुका ही था। उन्होंने क्या किया कि कुछ राजपूत राजाओं के साथ भी जो गठजोड़ था
पहले के समय से चलता आ रहा था उसको भी उन लोगों ने क्या किया, एक युद्ध में परिवर्तित कर दिया। और मुगल साम्राज्य की जो लड़ाई है राजपूत राज्यों के साथ भी होनी शुरू हो गई थी। मतलब अतीत में ये जो है उनकी शक्ति का आधार था क्योंकि गठबंधन था, लेकिन अभी के दौर में जब ये अवहेलना पे उतर चुके थे कि नहीं हम इस बात को नहीं मानेंगे, हम उनको भी जीत के रहेंगे, तो ये जो दमन की नीति थी यहाँ पे भी कारगर नहीं हुई और यहाँ पे भी औरंगजेब को मुंह की खानी पड़ी। अब एक सवाल उठता है कि मराठा, तो हम लोगों ने देख लिया कि मराठा कौन थे। अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं राजपूत राजाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राजपूतों का मतलब, ठीक है, राजपूतों का मतलब होता है राजा के पुत्र। राजपूतों का मतलब क्या होता है, राजा के पुत्र। तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये जो आप राजपूत बोल रहे हैं ये एक कोई सिंगल जाति या संप्रदाय नहीं है। ये क्या होता है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सी जातियों का और सम जातियों का यहाँ पर ग्रुप है, जो आप कह सकते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत में जो है वो एक्टिव थे। 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी कि 700 से 1200 तक वो यहाँ थे एक्टिव। इसके अंदर अगर हम देखें राजपूत शासन जो था पूरा का पूरा, उसके अंदर आप मेनली देख सकते हैं चौहान आ चुके थे, परमार थे, गुर्जर थे और प्रतिहार थे। चौहान, परमार, गुर्जर और प्रतिहार, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं राजपूत राजाओं की, तो अगर भारत के मैप पे हम देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार, इन राज्यों में राजपूतों का शासन बहुत प्रभावी रहा था 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य तक, ठीक है। तो ये थी राजपूत राजाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जाननी, ठीक है, कि आखिर किस तरह के शासन व्यवस्था में राजपूत और मराठा जो है वो सर्वाइव करते थे और किसे तोड़ने का भ्रम औरंगजेब को हो चुका था। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज को। भूमिका के दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं कि शुरुआत के दिनों में औरंगजेब ने भी क्या किया कि राजपूतों के साथ दोस्ती की थी। शुरुआत के दिनों में औरंगजेब ने भी राजपूतों के साथ दोस्ती की। उसने मारवाड़ के जसवंत सिंह और आमेर के जयसिंह को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया था अपने साम्राज्य में। यानी कि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब ने भी एक बार ये कोशिश की और दिखाया था लोगों को कि चलो हमारी दोस्ती जो है राजपूतों के साथ है, लेकिन बाद में राजपूतों की ताकत को कम करने के लिए उसी की ज़मीन पर अपने साम्राज्य का शासन थोपने की उसकी एक अदूरदर्शी नीति के कारण मुगल शासन के प्रति राजपूत राजाओं की वफादारी समाप्त हो गई। मतलब सिंपली क्या है कि शुरुआत में वो तो है जो औरंगजेब मिलकर रहा उन लोगों के साथ, लेकिन फिर क्या किया कि सत्ता के मद में इतना चूर हो गया कि उसने बाद में उन्हीं लोगों के साथ उसने धोखा करना शुरू कर दिया। उसकी एक ऐसी अदूरदर्शी नीति थी, वो पता नहीं चलता था उसको कि फ्यूचर में क्या होगा, और वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्या करता था कि अपनी नीतियों को लागू करना शुरू कर देता था। राजपूत राजाओं के साथ युद्ध के कारण साम्राज्य और कमज़ोर होता गया और अलगाववाद को बढ़ावा मिला। मतलब क्षेत्रीय शासन जो था कई हिस्सों में बढ़ गया। क्षेत्रीय शासन की व्यवस्था अगर ऐसे थी तो इस तरह से कई हिस्सों में बंटनी शुरू हो चुकी थी। अब ये जो है खासकर हिंदू और मुस्लिम, यानी उच्च वर्ग के जो हिंदू और मुसलमान थे उनके बीच एक तरह की बहुत बड़ी दीवार खड़ी करते चला गया था, ठीक है। यानी सिंपली जो औरंगजेब की जितनी भी नीतियाँ थी, जो उसका कार्य था, उसके जो भी प्लान्स और एक्शन थे, वो सारा का सारा क्या था, किसी न किसी तरीके से एक फ्रैक्शन खड़ा कर चुका था हिंदू और मुस्लिम के बीच। यहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों को पढ़ना और समझना है कि देखिए हुआ क्या था कि जितने भी विद्रोह हुए थे, हालांकि जिस समय मुगल शासन में औरंगजेब की शासन व्यवस्था चल रही थी, ध्यान से देखिएगा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस समय औरंगजेब की शासन व्यवस्था चल रही थी उस समय बहुत सारे विद्रोह हुए थे। जैसे अगर हम रफली बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुंदेलखंड का विद्रोह, जिसको हम लोग बुंदेल विद्रोह भी बोलते हैं। अफ़गानों का विद्रोह भी हुआ था, ठीक है। उसके बाद अफ़गानों का विद्रोह भी हुआ था। अफ़गानों के बाद हम लोग यहाँ पे देखिए सतनामी, जाट और सिख विद्रोह, ये सारे इंपॉर्टेंट विद्रोह हैं। हम लोग को क्या करना है कि सभी का एक कॉन्साइज नोट बनाकर चलना है, क्योंकि ये सब पीटी और मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए हम लोग इसको साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। सतनामी विद्रोह क्या था, जाट विद्रोह क्या था और सिख विद्रोह क्या था, ठीक है। इसको भी हम लोग पहले देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे होता क्या है कि इस समय जब औरंगजेब का शासन उतना अच्छा नहीं चल रहा था, उसी समय कई सारे विद्रोह ने मिलकर क्या किया कि उसकी शासन प्रणाली को और बहुत ही कम दिखाना शुरू कर दिया, नीचा दिखाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सतनामी विद्रोह के बारे में कि ये जो सतनामी विद्रोह था वो कैसा विद्रोह था। तो सबसे पहले इसके लिए हम जान लेते हैं
ये जो सतनामी संप्रदाय है इसकी स्थापना वीरभान संत ने, ध्यान से देखिएगा, वीरभान संत ने 1657 में की थी। वीरभान संत ने 1657 में की थी सतनामी संप्रदाय की स्थापना। सतनामी संप्रदाय की स्थापना जो इन्होंने की थी वो एक धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है, वो एक धार्मिक संप्रदाय था। जो ध्यान से देखना है कि इसमें जो था, इसमें किसान और नीची जाति के जो लोग थे वो बिलोंग करते थे। मतलब ये जो संप्रदाय था वो उन्हीं से बिलोंग करता था, मतलब जो किसान और नीची जाति के लोग थे वो। और ये जो सतनामी विद्रोह रहा था वो सतनामी विद्रोह 1672 में क्या हुआ कि मथुरा के पास एक नारनौल जगह है, मथुरा के पास एक जगह है नारनौल, ठीक है, मथुरा के पास एक जगह जो नारनौल है, वहाँ पे ही एक युद्ध हुआ था। एक युद्ध जो हुआ था हम उसको सतनामी विद्रोह के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध हुआ था 1672 में किसानों और मुगलों के बीच। किसके बीच हुआ था? किसानों और मुगलों के बीच। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि किसानों और जो नीची जाति के जो लोग थे वो मुगल शासन से बुरी तरह से तंग आ चुके थे। और ये विद्रोह यह जाहिर करने के लिए किया गया था कि आपकी नीतियां जो हैं व्यक्तिपरक नहीं है, उसमें सिर्फ दमनकारी झलक मिलती है। इसमें आपने किसी भी किसान का या किसी भी नीची जाति के लोगों को हित को ध्यान में नहीं रखा है और सिर्फ आपने विस्तारवादी नीति को ही अपनाया है। इस बात से बहुत से किसान और जो नीची जाति के लोग थे वो क्षुब्ध थे। देखिए, किसान के साथ उन लोगों के साथ क्या था कि सतनामियों के साथ क्या था कि वो लोग एक विश्वर को मानते थे, एक विश्वर में विश्वास करते थे। और विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। विद्रोह के जैसे कुछ कारणों की बात हम लोग कर लेते हैं ताकि अगर आपके दिमाग में हो तो ऑब्जेक्टिव में ये हमारे लिए हेल्पफुल रहे। औरंगजेब ने पहले तो क्या किया कि दमनकारी नीतियों में उसने क्या किया कि तोप का भी इस्तेमाल किया था। इस युद्ध में उसने तोप का भी इस्तेमाल किया था। जब विद्रोह जो है थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ते हुए उसको दिखाई दे रहा था औरंगजेब को, तो उसने इसको दबाने के लिए बहुत से सैनिक और तोपखाने का इस्तेमाल किया था। और फिर सतनामियों ने क्या किया कि बदले में बदला लेने के लिए बहुत से सैनिकों को मार डाला। तो फिर देखिए क्या था कि जिस तरह का विद्रोह वहाँ पर भड़क चुका था, मुगल सैनिक और सतनामी जितने भी थे एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। शुरू में क्या था कि इसका जो झगड़ा था एक नॉर्मल झगड़े से शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में ये जो है विद्रोह का रूप ले चुका था। फिर से हम लोग जान लेंगे कि इसका नेतृत्व जो है किसने किया था। इसका नेतृत्व जो है वो वीरभान सिंह संत ने किया था। 1657 में इसकी स्थापना हुई थी और 1672 में ये सतनामी विद्रोह छेड़ा गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर पहली चुनौती तो मुगलों को यानी औरंगजेब को सतनामी विद्रोह के रूप में मिल ही चुकी थी। उसके बाद जाट और सिख विद्रोह, इसके कारण दिल्ली के जो आसपास के इलाके थे वहाँ पर का पूरा माहौल गर्म हो चुका था। जाट विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो चलिए जाट विद्रोह के बारे में भी हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जाट जो है हम किनको बोलते हैं? जाट हम लोग प्राचीन आर्यों को बोलते हैं। जो क्या होता है कि उत्तर भारत में जाट जो हैं उत्तर भारत और पाकिस्तान में रहने वाले हैं लोग हैं जिन्हें हम जाट बोलते हैं। देखिए ये क्या होता है कि जाट उनको बोला जाता है जो गैर कुलीन किसान होते हैं। जाट क्या होते हैं? गैर कुलीन किसान होते हैं। गैर कुलीन की मतलब उनकी कोई खानदानी पृष्ठभूमि नहीं रह चुकी है, तो वो उन्हें हम क्या बोलेंगे? गैर कुलीन बोलेंगे। हालांकि ये निचली सिंधु घाटी में रहते थे। इनका क्षेत्र अगर आप देखिए तो क्या होता है, जाट लोग जो है अगर मुख्य रूप से आप देखें तो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत में पाए जाते हैं। और अगर भारत में इनकी बात करते हैं तो भारत में ये हरियाणा, यूपी और आसपास के क्षेत्रों में जैसे कि आप बोल सकते हैं दिल्ली, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इनको आप देख सकते हैं। जाटों की संख्या वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा है, उस समय भी वहाँ पर ज़्यादा थी। और एक चीज़ है, और ये जो धर्म मानते थे उसमें धर्म में सबसे पहले इनके पास हिंदू, मुस्लिम और उसके अलावा ये सिख धर्म को भी मानते थे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हुआ क्या था कि जाट विद्रोह क्या था, ये तो हो गया जाट के बारे में। ये तो जानकारी हो गई जाट के बारे में कि जाट क्या थे? प्राचीन आर्य थे जो एक गैर कुलीन किसान संप्रदाय से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो जाट विद्रोह क्या था कि 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के चारों ओर, मथुरा क्षेत्र में जाटों के जो जमींदार हैं गोकुला, उन्होंने इसका नेतृत्व किया था। और ये जो विद्रोह था ये भी जाटों और औरंगजेब की नीति के खिलाफ था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जमींदार गोकुला ने किया था। ध्यान रखना है कि जाट विद्रोह का जो नेतृत्व है वो जमींदार गोकुला ने किया था। ये विद्रोह भी जो है जाटों और मुगलों के बीच जो है स्वायत्तता की मांग को लेकर था। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं सिख विद्रोह को।
देखिए, सिख विद्रोह की बात करते हैं हम लोग, तो ये अंतिम विद्रोह था जो मुगलों के शासनकाल में हुआ था। इसका क्या था कि इस समय ये विद्रोह काफ़ी फेमस रहा था, क्योंकि 1675 में, ध्यान दीजिएगा कि 1675 में औरंगजेब ने प्राण दंड दे दिया था गुरु तेग बहादुर को। किसने दिया था? औरंगजेब ने प्राण दंड दे दिया था गुरु तेग बहादुर को। और उस समय क्या हुआ था, उनको प्राण दंड देने के जस्ट बाद ही, उनके ठीक बाद ही गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था कि उनकी नीतियों को एकदम सिरे से नकारना शुरू कर दिया था। अब हम उनकी नीति को नहीं मानेंगे, और एक जो है पूरा का पूरा, और यही स्वरूप ले चुका था विद्रोह का। तो इसे हम सिख विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, हालांकि इन विद्रोहों के शामिल लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी अच्छा जनाधार होने के कारण इसका महत्व खासा था। जैसा कि हम सभी ने देखा कि इसमें सभी में किसान जो थे इस विद्रोह की ताकत थे। तो ये विद्रोह बहुत शक्तिशाली हो चुका था। मुगल राजस्व अधिकारियों ने इन सभी का दमन किया था, लेकिन ये दमन नीति उनकी कारगर नहीं हो सकी थी। इन विद्रोहों से यह पता चलता है कि जमींदारों, कुलीनों व राज्य के सामंती शोषण से किसान काफ़ी संतुष्ट थे। मतलब जो नीति थी औरंगजेब के शासनकाल में, उससे कोई भी निचले तबके के जो लोग हैं संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, औरंगजेब की धार्मिक रूढ़िवादिता और हिंदू शासकों के प्रति उसकी नीति ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मतलब आप कह सकते हैं कि उसका हिंदू शासकों के प्रति जो भी व्यवहार था वो एकदम रूढ़िवादी व्यवहार था, और वो मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ले जा रहा था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में मुगल शासन धर्मनिरपेक्ष था। उस समय किसी भी धर्म में भेदभाव नहीं किया जाता था। उस वक्त लोगों की धार्मिक आस्था व रीति रिवाजों में शासन का कोई दखल नहीं होता था। यानी ये बात सही थी कि लोगों को अपना धर्म मानने की आज़ादी थी, वो अपना धर्म फॉलो कर सकते थे। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में एक दोस्ताना संबंध था। यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि उस समय किसी तरह का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लोग जो थे इंडिपेंडेंट थे किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए। वह धर्मों के लोगों के लिए शासन के उच्च पदों का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, यानी कि उस पोस्ट पे वो लोग भी जा सकते थे जो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं। यही सब मुगल शासन के स्थायित्व का मूल आधार था। यानी पहले से जो मुगल व्यवस्था चली आ रही थी उसमें ये सब उसको मजबूती प्रदान, ये सारे आधार जो हैं उनको मजबूती प्रदान करते थे। राजपूत राजाओं के साथ मुगलों ने गठजोड़ में नीति की झलक मिलती है। मतलब उस समय जो इन लोगों का गठबंधन था उसमें ये सारी बातें शामिल थी, ये सारे शर्त शामिल थे कि चलो आप जो है शासन व्यवस्था में आ सकते हैं, आप सैनिक व्यवस्था में आ सकते हैं, आप आर्थिक व्यवस्था में आ सकते हैं। तो इस तरह से उनका गठजोड़ जो था पहले के समय में काफ़ी मजबूत था। लेकिन औरंगजेब ने जजिया कर लागू कर उत्तर में हिंदुओं के कई मंदिरों को तोड़कर और हिंदू पर खास तरह के प्रतिबंध लगाकर इसके ठीक उल्टा करने की कोशिश कर दी। और क्या किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलग थलग कर दिया। जजिया टैक्स ऐसा टैक्स है, जजिया कर के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था, यानी हिंदुओं पे लगाया जाने वाला कर था। वो धार्मिक सहिष्णुता को हमेशा से ठेस पहुंचाते आया था। मतलब जो लोग इस्लाम से बिलोंग नहीं करते हैं उनके लिए इसके पास एक कर प्रणाली थी जिसे हम लोग जजिया कर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसकी इस शासन व्यवस्था ने और शासन प्रणाली ने क्या किया कि मुगल समाज को खंडित किया और खासकर हिंदुओं और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच खाई को चौड़ी कर दिया। ठीक है, हिंदुओं और उच्च वर्ग के मुसलमानों के बीच खाई को चौड़ा कर दिया। औरंगजेब ने इस तरह के धार्मिक नीति को अपने शासन के बाद के दिनों में अख्तियार किया था। मतलब शुरू से औरंगजेब इस नीति के तहत नहीं थे, बाद में उन्होंने माहौल को देखने के बाद ऐसा करना शुरू किया था। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों ने इन नीतियों को बहुत तेज़ी से छोड़ दिया। औरंगजेब की मृत्यु के कुछ सालों के अंदर जजिया कर को भी ख़त्म कर दिया गया। राजपूतों व दूसरे हिंदुओं के साथ अच्छे संबंध जल्द ही फिर से बहाल हो गए। और बाद के मुगल शासकों के काल में अजीत सिंह राठौर और सवाई जयसिंह जैसे लोगों को शासन में काफ़ी ऊंचा स्थान मिला। इस पेज में हम लोग देखते हैं कि साहू राजा और मराठा सरदारों के साथ धार्मिक आधार के बजाय राजनीतिक स्तर पर संबंध विकसित किए गए। ध्यान से ये देखना है कि धार्मिक आधार पर जो हमारी व्यवस्था होनी चाहिए थी वो ना होकर राजनीतिक स्तर पर संबंध विकसित किए गए थे। राजनीतिक स्तर पर मतलब आप शासन प्रणाली में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर कर दी गई है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि 18वीं सदी के जो राजपूत थे, 18वीं सदी के राजपूत, जाट, मराठा और सिख सरदारों ने हिंदुओं के संरक्षक के तौर पर काम नहीं किया था। यानी सिंपल है कि आज जो हमारा हिंदू धर्म है उस समय हम लोग क्या बोलते हैं, इस समय हम क्या बोलते हैं कि जो राजपूत हैं, जाट, मराठा
और सिख लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और ये हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन क्या था कि उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जो भी राजपूत, जाट और मराठा लोग थे, सिख सरदार थे, वो हिंदुओं के संरक्षक नहीं थे। धार्मिक एकजुटता के बजाय उन लोगों के लिए पैसा ही ज़्यादा अहम था, यानी धन और सत्ता ही उन लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखता था। धार्मिक एकजुटता उस समय उतनी ज़्यादा नहीं थी। तो उन लोगों ने मुसलमानों की तरह ही क्या किया था, हिंदुओं को लूटा और मारा था। मतलब सिंपली क्या करते थे कि जिस तरह से बाबर के आने के बाद हिंदुओं पे कई तरह के अत्याचार हुए थे, उस तरह से ही सिख, जाट, मराठा और राजपूतों ने भी हिंदुओं को कई बार लूटा था। तो हकीकत में उस वक्त क्या था कि हिंदू और मुस्लिम एक नहीं थे। हकीकत में उस समय हिंदू और मुस्लिम एक नहीं थे। दोनों ही धार्मिक संप्रदाय के जो उच्च वर्ग के लोग थे वो शासन व्यवस्था में शामिल थे। लेकिन ध्यान रखना यह है कि उस समय जो समाज का बहुसंख्यक तबका था वो किसानों और काश्तकारों का था। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि उस समय जो थी धार्मिक एकजुटता नहीं थी। तो सिख संप्रदाय जो भी थे वो अलग थे, मराठा जो थे वो अलग थे, जाट राजपूत वो सब अलग थे। उनके लिए आर्थिक रूप से मजबूत होना और धन और सत्ता ही ज़्यादा मायने रखती थी। तो उस समय ये था कि मुसलमान वर्ग और हिंदू वर्ग भी जो थे वो एक तरह से एक नहीं थे, एकजुट नहीं थे। एक दूसरे पे शोषण करना, एक दूसरे पे शासन करना उनका क्या था, मनोभाव हो चुका था। एक तरह का उनका मनोभाव था, उसे ये उस समय मानते थे कि ये सही है, ठीक है। और अधिकतर जो हमारा संप्रदाय था वो बहुत संख्यक तबका जो कि किसानों और काश्तकारों का था। तो उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे। तो क्या होता था कि कभी कभी हिंदू और मुसलमान कुलीन वर्ग के लोग जो थे अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कभी कभी प्रचार के हथियार के रूप में धर्म का इस्तेमाल करते थे। मतलब अगर आपको प्रचार तंत्र करना है तो उसमें सबसे अच्छा हथियार वो धर्म को समझते थे। लेकिन ज़्यादातर समय लोग जो क्या करते थे, सत्ता, जमीन और पैसे के लिए ही अपने धर्म लोगों के खिलाफ आपसी गठजोड़ अपने धर्म के लोगों के खिलाफ आपसी गठजोड़ बनाए रखते थे। इसका मतलब सिंपल ये होता है कि हिंदू और मुसलमान, कुलीन जमींदार और सूबेदार आम लोगों का दमन और शोषण निर्ममता के साथ करते थे। मगर जब भी उनको अपना फ़ायदा दिखाई देता था तो वो क्या करते थे, गैर धर्म के लोगों का भी इस्तेमाल कर लेते थे अपने फ़ायदे के लिए। वो दमन करते वक्त इस बात की परवाह नहीं करते थे कि दमन जो है हिंदू का हो रहा है या फिर मुस्लिम का हो रहा है, वो बस दमन की नीति अपना लेते थे। यहीं पे देखना है कि महाराष्ट्र या राजपूताना के जो हिंदू थे, किसान, उतना ही भूमि राजस्व उन लोगों को भी देना पड़ता था जितना आगरा, बंगाल या अवध के हिंदुओं को देना पड़ता था या फिर मुस्लिमों को देना पड़ता था। ये जो जाति के लोग थे, ये संप्रदाय के लोग थे, किसान थे, ठीक है। मतलब यही था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय के उच्च वर्ग के लोगों के बीच सौहार्दपूर्ण सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ता बना हुआ था। लेकिन जो लोग नीचे तबके से आते थे उनका जीवन उस समय सुखी नहीं था। वो कर के बोझ से दबे थे। शासन व्यवस्था जो लागू होती थी अनायास, उसको भी उन लोगों को झेलना पड़ता था और सामाजिक दंश से भी वो पीड़ित थे, ठीक है। अब औरंगजेब की देखें तो औरंगजेब ने साम्राज्य के सामने बहुत सारी अनसुलझी, जिसको अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम बोलते हैं, वैसी प्रॉब्लम्स छोड़ दी थी। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसका जो डोमिनेंस था या फिर उसकी जो हायरार्की थी, उसका थ्रोन को लेकर, मतलब उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयाँ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई थी और स्थिति बिगड़ गई थी। उत्तराधिकार का कोई नियम तो तय था नहीं कि हाँ मेरे जाने के बाद ये बैठेंगे, इनका होना यहाँ पर तय है। तो क्या हुआ कि राजा की मृत्यु के बाद मुगल वंश में हर बार शासन की बागडोर संभालने को लेकर एक बार युद्ध जरूर छिड़ जाता था, ठीक है, कि कौन अब राजगद्दी पे बैठेगा, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो 18वीं सदी के दौरान उत्तराधिकार को लेकर जो होने वाली लड़ाइयाँ थी काफ़ी ज़्यादा तेज और विध्वंसक हो गई। इस तरह की लड़ाइयाँ आपको 16वीं और 17वीं शताब्दी में देखने को नहीं मिलती थी। इस समय जो युद्ध थे वो काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाने वाले हो गए थे, काफ़ी विध्वंसक हो गए थे। तो इसके कारण जान माल की काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई थी। हजारों प्रशिक्षित सैनिक और सैकड़ों योग्य कमांडर जो थे वो सब भी मारे गए थे। मतलब एक तरह से शासन व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी थी। गृह युद्ध, जिसको हम लोग सिविल वॉर बोलते हैं, इसके कारण साम्राज्य का प्रशासन काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन जो है वो काफ़ी वीक हो गया था। लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठकर हम क्या कर सकते हैं, यही चीज़ वहाँ पर क्या है देखने को मिलती थी। साम्राज्य की जो रीढ़ थी वो था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मतलब जो लोग संपन्न थे उन्हें ही कहा जाता था साम्राज्य का रीढ़। लेकिन यह वर्ग भी जो है आपस में ही लड़ने लगा था। इनके बीच भी मनमुटाव था किसी चीज़ों को लेकर, किसी भी नीति को लेकर, ठीक है। केंद्र में अनिश्चितता और राजनीतिक अवस्था का फायदा उठाकर कई स्थानीय सूबेदारों और अधिकारियों ने
अपनी स्थिति मजबूत करने, ज़्यादा स्वायत्तता हासिल करने और अपने पद को वंशानुगत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। मतलब सिंपल लोगों ने देख लिया कि जो केंद्र में अनिश्चितता राजनीतिक अवस्था है, उस समय हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं, खुद की स्वायत्तता पर ध्यान दे सकते हैं और अपने पद को वंशानुगत, मतलब मेरे बाद ये, मेरे बाद फिर उसके बाद मेरा बेटा, मेरे बाद मेरा बेटा होगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा होगा, इस तरह का एक हायरार्की जो है उसका मैनेजमेंट सिस्टम इन लोगों ने वहीं से शुरू कर दिया था। ठीक है, ऐसी स्थिति के पीछे एक बात यह भी थी कि अगर शासन का अधिकार योग्य, दूरदर्शी और कर्मठ हाथों में चला जाता तो औरंगजेब की शासनकाल की कमजोरियां और उत्तराधिकार को होकर लेकर जो हुई लड़ाई थी उसकी हानि को दूर किया जा सकता था। ठीक है, सिंपल है कि योग्य शासक अगर होता, दूरदर्शी और कर्मठ शासक होते जिनको औरंगजेब के बाद जो मिलता अगर उत्तराधिकार, तो उस समय औरंगजेब के शासनकाल की जितनी भी कमजोरियां थी और उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयाँ जो हुई थी, उससे जो हानि हुई थी उसको दूर किया जा सकता था। उस समय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो हुआ क्या था कि अगर शासन औरंगजेब की मृत्यु के बाद अगर शासन जो है उस किसी योग्य दूरदर्शी और कर्मठ शासकों को मिलता तो औरंगजेब के शासन की जितनी भी कमियां थी या कमजोरियां थी उसको, और जो भी उत्तराधिकार को लेकर लड़ाइयाँ हो रही थी उसकी हानि को दूर किया जा सकता था। लेकिन दुर्भाग्यवश बहादुर शाह के संक्षिप्त शासनकाल को छोड़कर सारे बेकार, कमजोर और विलासिता पसंद लोग ही शासक बनते चले गए। मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद ऐसा कोई शासक नहीं रहा जो मुगल व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर सही से चला सके। इसीलिए हम लोग मुगल काल में औरंगजेब तक के शासनकाल को ही प्रभावी मानते हैं, उसके बाद के शासनकाल को हम लोग मुगल काल के पतन के रूप में देखते हैं। देखिए अब क्या है कि तानाशाही व राजतंत्रीय व्यवस्था में शासक का आचरण और व्यक्तित्व ही अहम भूमिका अदा करता है। मतलब अगर किसी इंसान का व्यक्तित्व अच्छा है, उसकी राजतंत्रीय व्यवस्था, तानाशाही जितनी भी है वो प्रॉपर तरीके से रन करती है। लेकिन क्या होता है, लेकिन इसके साथ ही सिर्फ एक कारण को ही ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा सकती कि मान लीजिए कि कोई जो है बहुत टैलेंटेड है और किसी चीज़ में उसकी अच्छी पहुंच है तो वो ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र में वो अच्छा करेगा। तो अब देखना ये है कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी से क्या हुआ कि औरंगजेब का शासन धीरे धीरे डाउनफॉल करता चला गया। औरंगजेब न तो कमज़ोर और ना ही पतित था। मतलब औरंगजेब अपने हिसाब से या फिर उस समय की शासन व्यवस्था के हिसाब से ऊर्जावान, क्षमतावान और योग्य शासक था। वो ना तो मन से या मानसिक रूप से कमज़ोर था, ना ही शारीरिक रूप से, और ना ही सत्ता व्यवस्था में वो कमज़ोर था। वह राजाओं की आम खामियों से मुक्त था। मतलब जितने राजा में गुण होने चाहिए वो सब उसमें मौजूद थे और बहुत ही साधारण और सादगीपूर्ण जीवन वो व्यतीत करता था। उसने क्या किया कि अपने पूर्वजों के महान साम्राज्य को इस कारण नजरअंदाज नहीं किया कि वह आचरणहीन या अयोग्य था। वह चाहता तो इस साम्राज्य को नजरअंदाज करके वह एक अपना व्यक्तिगत जीवन व्यतीत कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि विफलता का कारण यह था कि उसके पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दूरदर्शिता नहीं थी। मतलब जो काम वो करता था वो सोच कर नहीं करता था, बस करते चला जाता था। उसके व्यक्तित्व में कहीं पे कोई खामी नहीं थी। खामियां थी तो उसकी पॉलिसीज़ में। वो जो बनाता था बस वो लागू करने की एक जिद कर बैठता था। महान मुगल शासकों के व्यक्तित्व के अलावा मुगल साम्राज्य की ताकत उसके कुलीन वर्ग के आचरण और संगठन में रही। मतलब आसानी से हम यह कह सकते हैं कि कोई भी वर्ग अगर कुलीन है तो उसका आचरण जो है वो क्या होगा, उसका आचरण भी रहित होगा। और संगठन में रहना उनकी क्या थी, एक शान थी। संगठन में रहना क्या थी, उनकी पहचान थी। अगर कुलीन वर्ग सचेत, दक्ष और वफादार हो तो राजा की कमजोरियों को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकता है, वह उसकी भरपाई भी की जा सकती है। ये हम कैसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि जो लोग धनाढ्य हैं, हमारे समाज में संपन्न लोग जो होते हैं, अगर वो जो है राजा का साथ देते हैं किसी भी नीति को लागू करने में, अपनाने में, उसमें सुधार लाने में, तो क्या होता है कि राजा का शासन और प्रभावी हो सकता है। तो कुलीन वर्ग के लोग सही तरीके से जीवन व्यतीत करने लगे और वो सोचने लगे कि जितनी भी आमदनी है उससे ज़्यादा जो खर्च करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और वो सोचने लगे कि अब हमारा राज है, अब हमें आमदनी से अधिक खर्च करने का भी हक मिल गया है। उसमें तो बहुत से लोग जो हैं वो विलासी हो गए। विलासी मतलब बस ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने लगे। यहाँ तक कि देखिए कितनी विलासिता यहाँ पर दिखाई गई है कि युद्ध के लिए जब वो जाते थे तो अपनी सुविधा के सारे सामान को साथ ले जाते थे। पहले के सैनिक ऐसा नहीं करते थे।
इतना ही नहीं, वह अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाने लगे ताकि कोई मुसीबत हो तो उसमें वो उनकी मदद कर सकें। वे लोग काफ़ी कम पढ़े लिखे थे, उनमें से तो कई जो है युद्ध कला पे भी ध्यान नहीं देते थे, मतलब उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था कि हाउ टू फाइट, फिर भी वो चले जाते थे क्योंकि इस समय एनार्ची शासन व्यवस्था जो थी किसी एक हाथ में थी नहीं। तो क्या करते थे कि लोग अपने से ही अपने आप को स्वयं ही स्वयंभू समझते थे। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले समाज के निचले तबके के बहुत सारे लोगों ने अपनी योग्यता के बल पर कुलीन जमात में अपनी जगह बनाई थी। मतलब जो लोग पुअर कैटेगरी थे वो लोग क्या करते थे कि बड़े स्तर के जो लोग हैं उनके साथ अपने टैलेंट के बल पर आगे जाकर बैठने उठने की जो योग्यता है वो हासिल कर चुके थे। ऐसे लोग जो हैं वहाँ नई ऊर्जा पैदा करते थे। मतलब इन लोगों को देखकर बहुत से लोग जो हैं एनर्जेटिक हो जाते थे। लेकिन बाद में मौजूदा कुलीन वर्ग के परिवार के लोग ही सारे पदों पर आसीन होने लगे। वो जो व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी थी और फिर उसके बाद कुलीन लोग ही जो है अब सभी पदों पर आसीन होना शुरू हो गए थे। नए लोगों के लिए कोई जगह नहीं रह गई थी। हालांकि कुलीन वर्ग के सारे लोग कमजोर या अक्षम नहीं थे, उसमें बहुत से लोग पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी भी थे। 18वीं सदी में बहुत सारे ऊर्जावान और योग्य अधिकारी बहादुर सैन्य कमांडर भी हुए, लेकिन इनमें से अधिकांश का कोई लाभ साम्राज्य को नहीं मिला क्योंकि वो लोग अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाए, उन्हें करने ही नहीं दिया गया और वो जो है अपना ही हित साधने में लगे हुए रहते थे। ठीक है, अब क्या था, राज्य और समाज की सेवा करने के बजाय वो लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहते थे। ठीक है, आज के भाग में हम लोगों ने भूमिका का इतना भाग कवर किया। अगले भाग में हम लोग भूमिका को ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग पार्ट वाइज सारे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है।